चलिए ध्यान दीजिए इधर। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तक आपने जो सिचुएशन देखी है उसको रिकॉल करिए। हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल एक इवेंट देखा इंट्रोडक्शन में। हमने देखा इन द 19th सेंचुरी अराउंड 1887 कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। हर्ट्ज़ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे ये साबित हुआ कि भैया जो लाइट होती है, जो एनर्जी होती है, इट इज़ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। कमाल की बात है, जिस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि लाइट या एनर्जी इट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी एक्सपेरिमेंट ने ये भी एक ब्रेक थ्रू दिया कि भैया लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, जो आगे पढ़ने वाले हम उसके बारे में वो सारी चीज़ें। फिर हमने देखा कि कैसा उसी दौरान अलग अलग एक्सपेरिमेंट चालू थे। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हुआ था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था बाय जे थॉम्सन, है ना, एटॉमिक मॉडल के थ्रू। और फिर हम लोग ने उनका जो जे थॉम्सन का वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में देखा, एक ब्रीफ में क्या किया था उन्होंने थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद उसी वक्त हम लोग ने ये देखा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें चार्ज की वैल्यू भी पता चली थी। फिर उसके दौरान हमने फिर वापस आए हम इस चीज़ के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। हमने देखा कि वो हर्ट्ज़ साहब ने जब क्या किए थे, एक्सीडेंटली वो इलेक्ट्रोड्स पर अल्ट्रावायलेट रेज उन्होंने फोकस किए थे, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क जनरेट हो रही है। अब उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क जनरेट होने का मतलब ये हुआ कि भाई वहाँ पर क्या हुआ है, कंडक्शन हुआ है। हर्ट्ज़ ने उस बात को कुछ खास ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इग्नोर किया उस बात को, है ना, उतना कुछ इस पर फोकस नहीं किया। बट उनके स्टूडेंट हॉलवेक्स एंड लेनार्ड, उन्होंने इसी बात को आगे कैरी फॉरवर्ड किया, उसको काफ़ी हद तक स्टडी किया। अराउंड इन द ईयर 1902 1902 में उन्होंने एक नया कुछ नई बात लेकर आ गए। उन्होंने फोटॉन्स की या फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एक कॉन्सेप्ट को लेकर आया, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इस कंसेप्ट ने, बल्कि इस एक्सपेरिमेंट ने फिज़िक्स की नई ब्रांच को जन्म दिया, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, है ना, जो आपकी फ़िज़िक्स की टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है। वहीं से शुरुआत हो गई इसकी और बहुत सारी स्टडी हुई। आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और आज तक उसमें बहुत सारे रिसर्चेस चालू हुई है ना। कई गहरे राज यूनिवर्स के उसी कॉन्सेप्ट में, उसी थियरी में बेस्ड है। खैर हम लोग ये सब चीज़ देख रहे थे। हम लोग ने ये देखा कि जो हर्ट्ज़ ने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया था। हर्ट्ज़ ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब वो इस कैथोड पे एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की जब लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं एंड दे आर पुल्ड टूवर्ड्स एनोड। माइक्रो एमीटर में आपको डिफ्लेक्शन नज़र आता है। यू गेट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। ओके, तो हाँ, मैं पहले बता दूँ ये टू वे की है। मैंने आपको ये आज का जो बताया है, मैंने बोला था आपको एक आसान तरीका बताऊँगा, आसान सर्किट बताऊँगा, ये वाला बनाना तुमको ईजी जाएगा। तो ये वाला सेटअप है वो, ये पहले सेटअप को समझाता हूँ, फिर अपनी बात को आगे कैरी कर लेता हूँ। ये पूरा वैक्यूम ट्यूब जैसा था पिछली बार वही है। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको मैं कैथोड बोल सकता हूँ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको मैं एनोड बोल सकता हूँ। एज यू कैन सी, ये देखो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है वाया सर्टेन रेजिस्टेंस, है ना। इस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर लूँगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, नीचे लूँगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से कनेक्टेड है। दोनों प्लेट्स के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर करने के लिए वोल्टमीटर है, और आपका माइक्रो एमीटर है यहाँ पर करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए। यहाँ एक स्पेशल की है, टू वे की कह सकता हूँ मैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल ये इन दोनों टर्मिनल्स को जोड़ के रखा है, बाद में वो इसको भी कनेक्ट कर सकता है, ये पाथ को भी कनेक्ट कर सकता है, वो कर सकता है, अभी करना नहीं है। ये था हमारा अरेंजमेंट। तो इसी अरेंजमेंट में उन्होंने क्या किया था, हर्ट्ज़ और हॉलवेक्स एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था सेटअप के ऊपर, और उन्होंने वेरियस स्टडीज़ उन्होंने इस पे से किए थे। उन्होंने ये देखा कि यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही होता है।
है, जिस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आप इंसिडेंट करते हैं रेडिएशन को, है ना, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विजिबल लाइट की अगर मैं बात करूं, है ना, हमारे पास होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, विबग्योर, है ना, उल्टा। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के मामले में ये हाई है, फ्रीक्वेंसी के मामले में ये हाई है। मान लो मैंने क्या देखा, जब मैंने येलो कलर का लाइट इंसिडेंट किया, मैंने कौन सा कलर बेटा, येलो कलर का, तब मैंने देखा कि यहाँ माइक्रोमीटर डिफ्लेक्शन बताना स्टार्ट करता है। इससे पहले ऑरेंज कलर की लाइट इंसिडेंट कर रहे थे आप, तो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ था क्या, नहीं हुआ था। तो भैया अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि भाई आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो रहा है वो सिर्फ येलो कलर के लाइट के बाद वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा। मतलब अगर तुम ग्रीन इंसिडेंट करोगे, ब्लू एंड इंडिगो, वायलेट, हाँ तुम ये कलर्स की लाइट इंसिडेंट करोगे तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। अगर तुम ऑरेंज कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट तुम इंसिडेंट कर रहे हो, तुम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, तुम कितना भी एकदम फुल फोकस वाली ऑरेंज लाइट मार दो उसके ऊपर, तुम सोचेंगे कि भैया निकलेगा, नहीं निकलता। हालांकि तुमने हल्की सी ब्लू लाइट मारे, तुमने हल्की सी क्या करे, इंटेंसिटी कम है, मतलब लाइट कौन सी कलर की है, ब्लू कलर की, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। आई के बाद समझ में आपको? तो ये पॉइंट हम लोग ने यहाँ पर देखा। खैर, तो अब हम लोग ने ये देखा कि एक पर्टिकुलर लेवल होती है फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद ही यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होता है। उस लेवल को हम लोग ने क्या नाम दिया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी काउंटर में जो वेवलेंथ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है। फिर जैसा कि हमने देखा था कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसा अगर हम देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूडियम, क्या है, रुबिडियम, ये जो है अल्कली मेटल्स है, ये सारे के सारे विजिबल लाइट पर रिएक्ट कर देते हैं। वहीं अगर मैं जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स को मैं देखता हूँ कि जब आप इस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट करते हैं तब वो रिएक्ट करते हैं, तब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। हर मेटल का अपना अपना क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब जो कल हम लोग ने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी चीज़ पढ़ लिए थे, उसी को और आगे ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है। अब इसमें हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट स्टडी करना है उसका पहले मैं ब्रीफ एनालिसिस आपको बता देता हूँ। हमें सबसे पहले जो यहाँ पर स्टडी करना है, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ frequency of light on photocurrent, effect of frequency of light on photocurrent। तीसरा, effect of potential on photocurrent, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। ठीक है। फिर इसके अंदर दो सब केसेस और आते हैं, इसके अंदर दो सब केसेस और आते हैं। थ्योरी में लिखने में बहुत बड़ा दिखेगा तुमको, मैं कुछ नहीं बेटा, अगर इस ग्राफ को तुम अच्छे से समझ लो और उस ग्राफ को इन वर्ड्स आप अगर कोट कर पाओ, है ना, तो आप इन वर्ड्स अगर प्रॉपर तरीके से आप डाल पाओ ग्राफ को, तो आप इजीली वो सब कुछ कर सकते हैं। मेन इसके जान ग्राफ है, ये जो आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मेन सोल क्या है, ग्राफ, इतना याद रखना। तो सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले
एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं आप। ओके, मैं लाइट की को जो इंसिडेंट रखूँगा, मैं लाइट को जो इंसिडेंट रखूँगा ऐसा रखूँगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर उससे कम रखा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि भाई वो तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होंगे ही नहीं। मैंने क्या किया, पहले इंटेंसिटी को एकदम लो रखा, एकदम लो रखा, ज़ीरो रखा एकदम। तो मैं देखता हूँ कि कोई भी वहाँ पर माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी आपका इंटेंसिटी ज़ीरो तो करंट भी क्या है, ज़ीरो। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाते गया, मैंने नोटिस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है ना। तो मतलब यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है ना। ओके, हाउएवर एक और बात मैंने देखा, इंटेंसिटी बढ़ाने से, देखो बात को ध्यान दो, हॉलवैक्स ने क्या नोटिस किया, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ा, ससुराल का नहीं है। तो भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, मगर काइनेटिक एनर्जी पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से छूट के निकले थे ना, है कि नहीं, ये छूट के जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, भागे थे एकदम, मगर उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ा। आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, आप लाइट का कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो बेटा, इंटेंसिटी, उसके साथ क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। किस चीज़ पे असर नहीं पड़ रहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ उस पॉइंट को यहाँ पर। हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हैज नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लाइट की इंटेंसिटी का असर कुछ भी नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के बीच का। बस इतना ही है, ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है उसी को इन वर्ड्स लिखना है ना। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट वॉज जीरो द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर या माइक्रोमीटर वॉज जीरो, एंड एज सुन एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वॉज इंक्रीज्ड linearly, instantaneously the current also increased linearly, है ना। तो फिर बाद में आपने ये भी लिख सकते, however it was also observed that intensity of incident light has no effect on the kinetic energy of the photo electrons। आई बात समझे, ठीक है। अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बड़े यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ई इंटेंसिटी है, आई करंट। कौन, हाँ, इंटेंसिटी बढ़ रहा तो करंट भी बढ़ रहा, हाँ हाँ, वो तो करंट में है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं है। क्या चीज, ई इंटेंसिटी करंट आई। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पिछली बार आपने क्या किए थे, आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे थे, आपने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिए थे, उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी को ज़रा सा भी नहीं छेड़ूंगा, मैंने सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी करते गया और मैंने नोट डाउन किया कि करंट कैसे वेरी हो रहा है। आई बात समझ में आपको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें स्टडी करना है कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो फॉर दैट मैं अब क्या करने वाला हूँ,
कि इस बार इंटेंसिटी को एक सफिशिएंट अमाउंट पे मैं कांस्टेंट रख दूंगा, है ना, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, एकदम मॉडरेट अमाउंट पे मैं अच्छी खासी इंटेंसिटी को रख दूंगा और कांस्टेंट रख दूंगा। अब मैं लाइट की इंटेंसिटी को बिल्कुल नहीं बदलने वाला, लाइट की इंटेंसिटी को बिल्कुल नहीं बदलने वाला। अब मैं क्या ऑब्जर्वेशन देखता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को एकदम कम से चालू करता हूँ, है ना। मान लो ये मेटल एक अल्कली मेटल है और लाइट को मैं एकदम कम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब रेड कलर का लाइट इंसिडेंट है, रेड आगे बढ़ा रहे, ऑरेंज आगे बढ़ा रहे, येलो। जैसे ही मैं येलो पे पहुँचा मैंने ये देखा कि भट से आपका करंट इंक्रीज होना या डिफ्लेक्शन हल्का सा स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने, उसके बाद मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। मतलब क्या नोटिस में आ रहा है आपको, आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाओ, आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाओ, आपको क्या नज़र आ रहा है, करंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है। और जिस फ्रीक्वेंसी भी ये सब कुछ हुआ होगा, है ना, ये जो मोशन, ये अभी हमने देखा कि जिस फ्रीक्वेंसी के बाद आपको एक करंट मिलना स्टार्ट हो गया, तो हमने ये देखा उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने इस बात से क्या कंक्लूजन निकाला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, शुरुआत हो जाती है, बस शुरुआत हो गई, मगर तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी को तुम कितना भी बढ़ाओ, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि वैसी ही रहेगा। बात समझ रहे कि बेटा, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं है इस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, या बहुत मिनिमल असर बोलेंगे हम, नहीं के बाद नेग्लिजिबल, है ना। आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाओ, करंट ऑलमोस्ट कैसा है, कांस्टेंट है। हाउएवर मैंने ये देखा गया, हाउएवर काइनेटिक एनर्जी, however kinetic energy of photoelectrons gets affected by frequency। देखो, हमने ये बात तो देखी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर फ्रीक्वेंसी का असर नहीं होता, मगर फ्रीक्वेंसी का असर देखा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ कुछ मुझे ऐसा नज़र आता है, ये ग्राफ मुझे ऐसा नज़र आता है कि बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर सपोज करो मैं इसको नीचे लेके जाता हूं ग्राफ को, ओके, अगर मैं इसी ग्राफ को सीधा 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 नीचे लेके जाता हूं, इस ग्राफ को सीधा लेके जाऊंगा, तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसी पोर्शन को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, आएंगे इस बात पे और आएंगे, आखिरी में मैं इस ग्राफ पे और आऊँगा। तो समझ में आया, हाँ, इंटेंसिटी का असर करंट पर है, काइनेटिक एनर्जी पर नहीं। फिर से बोलता हूँ मैं, इंटेंसिटी का असर करंट पर है, काइनेटिक एनर्जी पे नहीं। वंस अगेन क्या है, इंटेंसिटी का असर करंट पर है, काइनेटिक एनर्जी पे नहीं। फ्रीक्वेंसी का असर काइनेटिक एनर्जी पर है, करंट पर नहीं। फिर से बोलो, इंटेंसिटी का असर करंट पर है, काइनेटिक एनर्जी पे नहीं। फ्रीक्वेंसी का असर काइनेटिक एनर्जी पे है, करंट पर नहीं। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। अब हमको चाहिए इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। ये मुझे बताने के लिए उधर का साफ चाहिए, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन में मेरे को वो भी मेंशन करना चाहिए था, खैर छोड़ो, अपन वेव थ्योरी में ले लेंगे, कवर कर लेंगे। अब चलो तीसरा वाला पार्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए आप। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पिछली बार इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देख रहे थे आप। जब आपने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा तो आपने सारे बाकी वेरिएबल चीज़ों को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, और सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा बढ़ा के नोट करते गए थे कि क्या बदलाव आएगा। फिर हमने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा, उस वक्त सारी वेरिएबल चीज़, इवन इंटेंसिटी, पोटेंशियल, सबको अपन ने कांस्टेंट रख दिया, और फिर हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा बढ़ा के देखा कि क्या बदलाव आएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल का असर क्या पड़ेगा, है ना। अब ऐसा है कि देखो, इमेजिन करो कि ये रियोस्टैट है। रियोस्टैट की मदद से मैं लगातार यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज है, उसको कम करते जाऊँ। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं आप, जिससे पंखे की स्पीड मॉनिटर होती है, वैसे ही यहाँ का वोल्टेज मैं धीरे धीरे कम करते जाऊँगा। इवन ज़ीरो पे ला लूँगा, ज़ीरो पे लाऊंगा और देखूंगा कि भाई मैं उल्टा लगा के भी देखूंगा वायर को कि क्या असर आता है। तो मैंने ये नोटिस किया, जब मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा इधर, मैं जब वोल्टेज कम कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो रे भाई, जब आप वोल्टेज कम कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को खासा असर नहीं पड़ रहा, हो रहा है कम, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बहुत ज़रा सा कम हो रहा है। और जब आप ज़ीरो वैल्यू के करीब पहुंचते हैं तो थोड़ा तेज़ी से आपका करंट क्या होता है, कम होता है, मगर ज़ीरो नहीं होता, आपने वोल्टेज को ज़ीरो कर दिए। वोल्टेज के ज़ीरो कर देने का मतलब क्या हुआ, तुमने ये वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दिए, है ना। ये जो वायर्स कनेक्टेड थे ना, तुमने डिस्कनेक्ट कर दिए, मगर अभी भी इस सर्किट में इतने लूप में करंट का फ्लो जारी है ना। अब ये कमाल की बात, अरे साला, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि भैया ये लोग बाहर निकल के भाग रहे हैं यहाँ से, और अभी भी फोटो करंट चालू ही है। तो वोल्टेज ज़ीरो करने पे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट चालू है। अब इंसान तो है खोड़ल दिमाग, वो बोलता अपन एक काम करते, उल्टा लगा के देखते अपन, है ना। उसने क्या किया, फिर ये वाले टर्मिनल को इधर कनेक्ट किया, ये वाले टर्मिनल को इधर कनेक्ट किया, ध्यान दो रे, इधर इसको इधर, इसको इधर। मतलब ये जो पहले कैथोड था, यानी कि नेगेटिवली चार्ज था, नेगेटिव पोटेंशियल का था, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल का था। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल का हो गया और ये पॉजिटिव पोटेंशियल का हो गया। अब होगा क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होंगे तो ये एनोड तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मगर ये तो इतना एनर्जी में, इतने ताव में आए हुए कि भाई बिल्कुल नहीं, हम तो जा रहे आगे। तो ये अब जाएंगे आएंगे, और सामने कौन रहेगा उनका, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, निगेटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो आने से इसको रोकेगा, और रिपेल करने के लिए वो क्या लगाएगा, रिपल, फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा रिपेल करने के लिए, जिसके वजह से मुझे क्या नज़र आता है बेटा, करंट में एक ड्रास्टिक ड्रॉप नज़र आता है। अब यहाँ से मैं निगेटिव रीजन में देखता हूँ बेटा, अगर निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया जाए तो करंट में आपको एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक क्या दिखता है, ड्रॉप दिखता है। आप निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, मतलब आपने उल्टा कनेक्ट कर दिए, अब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उल्टा कनेक्ट करके, मतलब इसको और ज़्यादा पॉजिटिव और इसको और ज़्यादा नेगेटिव। और एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर आपका देखते हैं कि इंटेंसिटी, या सॉरी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो चुका है। देखो, लाइट की इंटेंसिटी अच्छी खासी है, फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मगर भैया यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे ऐसा होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर ज़ीरो हो गया। हम ये कहेंगे कि देखो, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे दौड़ते हुए, और उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, और इस बैटरी, इस प्लेट की क्या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के दोनों वहाँ पर बैलेंस हो गए, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is equals to potential energy
ऑफ प्लेट सी बोल सकता हूँ मैं। प्लेट, इसका नाम क्या है, सी कि ए है? सी है ना, नहीं ए है, हाँ प्लेट ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेट ए। तो जिसको हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको एक्चुअली जोड़ना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू वी एस, है ना, और 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू वी एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दो बेटा जरा, ये एक पहला फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया चैप्टर का, है ना, कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने नेगेटिव साइन नहीं दिया, मैंने मैग्नीट्यूड में लिया। नेगेटिव साइन भी दे सकते हैं आप बताने के लिए कि भैया इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो भैया यहाँ पर आपने देखा कि इस सिचुएशन में ये हुआ। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, मगर अब हमारा इंसान का भाई दिमाग फिर बोला, अगर अपन ने क्या करे थे, अपन ने इंटेंसिटी को क्या रखे थे, फिक्स रखे थे, अपन ने फ्रीक्वेंसी को क्या रखे थे, फिक्स रखे थे, अपन ने उसको बदल के देखे थे क्या? नहीं। अब अपन क्या करेंगे, ये प्रोसीजर को वापस से रिपीट करेंगे। अपन पोटेंशियल को कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, है ना, उसको ज़ीरो पे ला लेंगे, उसको रिवर्स करके बढ़ाएंगे और अपन वापस से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आएंगे। मगर एक और काम करेंगे, अब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बदल के देखेंगे। अपन क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बदल के देखेंगे और ये देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इसका कुछ असर पड़ता है क्या, है ना। तो अब हम लोग जो रिलेशन देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इसी के अंदर का सब केस आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, effect of intensity of light on stopping potential, effect of intensity of light on stopping potential। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, ये प्लस V, ये माइनस V और 0। ओके, देखो अभी मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को थोड़ा सा लो रखूंगा इवन स्टेज पे और मैं ये ग्राफ को प्लॉट करूंगा। मैं देखता हूँ ये ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा जैसे पहले आया था और ये यहाँ पर आके मिल जाएगा। ये रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना था, इवन था। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना था, इवन था। अब अगर सपोज करो मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और बढ़ा के देखता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और बढ़ाता हूँ मैं, तो अब मैं देखता हूँ कि ग्राफ ऐसा आ रहा है और यहाँ पर आ गया। याद रखें कि यहाँ E2 बड़ा है E1 से। ओके, फिर एक काम करेंगे, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और बढ़ा के देखते हैं। तो आपने ग्राफ को वापस से प्लॉट किया और यहां पर आ गया ग्राफ आपका। ओ तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट E2 से और भी ज़्यादा हो चुका है। तो यह है E1, यह है E2, यह है E3। तो अब यहाँ नोटिस में क्या आया, आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते गए, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते गए, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता गया, है ना, मगर आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इस चीज़ का कोई भी असर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो भैया लाइट की इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब आगे ये देखेंगे सेकंड वाला पार्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो खेल आपने इंटेंसिटी बदल बदल के देखे वही खेल दोबारा खेलना है, मगर इस बार फ्रीक्वेंसी बदल बदल के। तो अब देखिए यहाँ पे ओके, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये फ्रीक्वेंसी को मैं सबसे पहले एक लोअर वैल्यू पे बट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेंगे बट थोड़ा सा लोअर वैल्यू पे, तो मैं लोअर वैल्यू पे इसको सेट करके रखता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में जब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, न्यू1 रहेगी, जब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, न्यू1, तो इन दैट सिचुएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया आपने देखा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहा हूँ। ये तब का था जब स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू1 था, मुझे यहाँ बता देना चाहिए उसको एक्चुअली। ये तब का ग्राफ है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी जब फ्रीक्वेंसी क्या था, न्यू1 था और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 आ गया था। माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। अब वापस से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर वापस से आप जो है पोटेंशियल को कम करते जाओ, कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो, ज़ीरो पे आ जाओ, ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इस तरफ आ रही है। ओके, मुझे ऑलमोस्ट सिंगल लाइन ही रखना चाहिए इसको, ऐसा दो लाइन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं कि ये कब की आई, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू2 थी। अब थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा के देखते हैं। तो भाई फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा के देखो, तो ये देखो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल इन थर्ड केस जब फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, न्यू3 थी। सिंपल, अगेन हम लोग ने देखा कि भैया फ्रीक्वेंसी का करंट पे क्या नेग्लिजिबल असर होता है ना, और हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल पे यहाँ असर देखने को मिला। तो मैं यहाँ बोलूँगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ते जा रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ते चले जा रही है। तो भाई मैं बोलूँगा यहाँ पर इसका कंक्लूजन निकालूंगा इस तरह से, हेंस द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल increases with increase in frequency। तो भैया वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होते जाती है विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक है, नोट कर लीजिए ये पार्ट। देखो भाई, अब ऐसा है जैसे कि आपने देखा कि मेटल फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे असर बढ़ता है। तो मैं अगर सपोज करो एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा।
है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो फॉर मेटल ए। और अगर दूसरा मेटल लेता हूँ मैं, मेटल बी, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, नो ज़ीरो डैश, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये एक और ग्राफ आता है। ओके, तो ये ग्राफ्स तुमको इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे ग्राफ जितने भी दिए आपको पूरा नोट डाउन करो। पहले आपने क्या देखे, इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ, फिर आपने क्या देखे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, वो भी बताया था ना राइट साइड में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। कितने ग्राफ हो गए, 3। पोटेंशियल वर्सेस करंट का 4, उसके 2 सब केसेस, इंटेंसिटी वाला सब केस, फ्रीक्वेंसी वाला सब केस, कितना हो गया, 5 और 6, और एक आखिरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी कि कुल मिला के हो गए 7। तो कुल मिला के 7 ग्राफ्स है ना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए लिखिए, जब तक मैं यहाँ पर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। सॉरी, नो 3। This question is coming from NCERT. ध्यान दीजिएगा। The photoelectric cut off voltage in a certain experiment is 1.5 volt. Full stop. What is maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? Question mark. तो आपको कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज आपको दिया गया है 1.5 वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है। देखो, जैसे कि आप जानते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है E इंटू वी एस है। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और वी एस कितना बेटा 1.5। 1.5 मतलब 3/2 है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 3/2। 2 1 ज़ा 2 0.8 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा फिर, सॉरी 0.8, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 2.4। दिस विल बी 2.4 इंटू 10⁻⁻90 जूल्स, है ना। इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हाँ, वही बता रहा मैं, इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर ध्यान दें, सीधा बैठ। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये वैल्यू डालने के बजाय ये वैल्यू डाला उसमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर्स जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता, अक्सर ऐसा होगा यहाँ पे कि आपको आंसर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा, तो आपको फिर ये वैल्यू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, in an experiment to study photoelectric effect, the stopping potential for a metallic surface is 5.68 volt. Full stop. What will be the maximum velocity of electrons? What will be the maximum velocity of electrons? इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा हुआ तुमसे। इस बार तुमको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 5.68 वोल्ट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वी मैक्स। हम लोग जानते हैं कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू वी एस। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू वी एस। तो भाई therefore V max is equals to 2 into E into Vs upon M. V max is equals to under root of 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. Vs is equals to क्या है? 5.68 और ये आएगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। सबसे पहले ऊपर के जो टर्म्स है उसको आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। ऊपर वाले टर्म्स को ई बाय एम लेकर, ई बाय एम की वैल्यू क्या है अपने पास? 1.67 ना, 76 10 रेज़ टू पावर माइनस प्लस 11। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ले लो 1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया? 5.68। कितना आ रहा आप देखो 11.23। टू मल्टीप्लाई बाय 1.76 मल्टीप्लाई बाय 5.68, ये हो रहा 19.99। 19.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। अच्छा, 1.99 को अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं आप?
2 into 10 raised to power 6. Therefore V max is equals to 1.414 into 10 raised to power 6 meter per second. 1.414 into 10 raised to power 6 meter per second. One 1.414 into 10 raised to power 6 meter per second. नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये नहीं था मगर आने वाला एनसीईआरटी का है, फर्स्ट और थर्ड एनसीईआरटी. एस्टिमेट द स्पीड with which the electrons emitted from a heated emitter of an evacuated tube impinge on the collector of electrons. Full stop. बातें मत करो रे. नहीं यार, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है. एस्टिमेट द स्पीड विथ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड एमिटर ऑफ एन इवैक्यूएटेड इम्पिंज ऑन द कलेक्टर maintained at a potential of difference of 500 volt. Maintained at a potential difference of 500 volt with respect to emitter. Full stop. Ignore, सब लोग ध्यान दो बेटा इधर. Ignore the small initial speeds of electrons. Full stop. The specific charge of the electron is given by 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram. ओके, वंस अगेन वो सेम फॉर्मेट है, वो सेम चीज़ पूछी गई है आपको. अगर मैं डायरेक्ट उस पर आ जाऊं, V max इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E VS अपॉन M. टू मल्टीप्लाई E by M.
1.76 इंटू 10⁻11 अपॉन 500. 500 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 1000. 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 वो हो जाएगा 10⁻14, यानी अंडर रूट ऑफ 1.76 इंटू 10⁻7. अंडर रूट ऑफ 1.76 कितना होता है? 1.3266 यानी 1.33. तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. आया समझ में? आसान था. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है एमसीक्यू. सुनो इधर, मैं बस ओरली बोल रहा हूँ आपको और आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ. मतलब नोट्स जैसे मिलेंगे आपने उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो सेम चीज़ है, वो बार बार करना जान प्यारा वो. जैसा कि व्हेन रेडिएशन ऑफ इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमीटर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 9 volts. E by m ratio of electron is 1.8 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम. तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को पूछा गया है ना. Vs की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 9 volts. और E by m कितना दिया है? 1.8 इंटू 10⁻11. बस ये E by m की वैल्यू डालो, है ना, इसकी वैल्यू डालो, आप सॉल्व करो. तो ये आपने खुद कर लेना, क्या आएगा देख लेना इसको. मैं अभी आखिरी वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ. इसके कितना आ रहा? 8 इंटू, सही है, मतलब 1.8 इंटू 10⁻6 बोल सकते. चलिए नेक्स्ट. व्हेन येलो लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, when yellow light incident on a surface, these होना चाहिए. No electrons are emitted. No electrons are emitted while green line green light can emit. Full stop. इधर ध्यान दो बेटा. If red light is incident on the surface, if red light is incident on the surface, then first option, no electrons are emitted. Second option, photons are emitted. Third option, electrons of higher energy are emitted. And the last option, electrons of lower energy are emitted. बोलिए क्या रहेगा आंसर? क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि जब येलो लाइट इंसिडेंट किया जाता है
तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आता, मगर जब ग्रीन लाइट इंसिडेंट किए हैं तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम आज़ाद होते हुए देखते हैं। तो अब अगर मैं रेड लाइट को इंसिडेंट करूँगा तो क्या होगा? 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 नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई मतलब साफ समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी कलर की है? ग्रीन कलर की है। तो जब अगर तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, उससे कम वाली थोड़ी चाहिए। रेड कलर की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम होती है। आया समझ में? चलो लिख लो। क्या चीज़? नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हो गया ना इधर का? चलिए हुआ? एक हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब देखो, जैसा कि आपने इतना सब कुछ फिनोमिना जो देखा हॉलवेक्स एंड लेनार्ड ने, तो वो जो पूरी जो बातें हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, उसको समराइज़ करके कुछ पॉइंट्स में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चलिए लिखिए वन बाय वन। ये हो गया इधर का लिखना। लिखो फर्स्ट पॉइंट, ओरली बोल रहा हूँ मैं। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, for a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency. There exists a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation. There exists certain minimum cutoff frequency of the incident radiation called threshold frequency. Threshold frequency below which no emission of photoelectrons takes place. Below which no emission of photoelectrons takes place. First stop. उसी पॉइंट में कंटिन्यू करिए। The threshold frequency is different for different metals. The threshold frequency is different for different metals. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation.
if frequency is greater than threshold frequency, if frequency is greater than threshold frequency. Third point, if frequency is greater than threshold frequency. Third point, above threshold frequency, comma, the maximum kinetic energy above threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increases linearly with the frequency of incident radiation. Increases linearly with the frequency of incident radiation, comma, but is independent of intensity of incident radiation, but is independent of intensity of incident radiation, but is independent of intensity of incident radiation. Full stop. And the last point, the emission of photoelectron is an instantaneous process. The emission of photoelectron is an instantaneous process. There is no time lag between the irradiation of the metal surface and the emission of photoelectrons.